सब कुछ जानते हैं इस देश में क्या चल रहा है, इस समाज में क्या है। और तय तो हमें करना है कि हमें लीडर चाहिए कि डीलर चाहिए। तय तो हमें करना है कि लीडर चाहिए या डीलर चाहिए। चुनाव एक दिन होता है, राजनीति बड़ी होती है और हम लोग ज्यादातर सोशल मूवमेंट के लोग हैं। हमारी दिलचस्पी लिखने, पढ़ने, बोलने, सामाजिक आंदोलनों में ज्यादा होती है। बहुत नेताओं से मिलता हूँ, बड़े बड़े नेताओं से, लेकिन यकीन मानिए आज तक किसी से रेल का टिकट भी कंफर्म कराने के लिए नहीं कहा। मेरी व्यक्तिगत कोई काम नहीं होती है। जब भी काम होती है तो जमात के लिए जाता हूँ, समाज के लिए जाता हूँ। मेरा कोई न ट्रांसफर पोस्टिंग होता है और न मुझे कुछ लेना है, न वाइस चांसलर बनना है, न यूजीसी का चेयरमैन। एक जीवन है, ये समर्पित है, राजनीति के लिए पढ़ाता हूँ और बाकी समय मेरी कोई छुट्टी नहीं होती। शनिवार रविवार भी देश के किसी कोने में हम लोग भागते रहते हैं। और भागते क्यों रहते हैं? अगर सब कुछ ठीक होता, हम अपने शत्रु को पहचानते, हम अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक शत्रु को पहचानते, लेकिन हमारे अपने लोग भी सब ठीक होते, तो मुझे लगता है कि मेरा ये वक्त बाबा साहब को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में, लोहिया साहब को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में, कर्पूरी जी को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में, काशीनाथ जी को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में, उसमें ज्यादा वक्त लगता है, ज्यादा प्रोडक्टिव काम होता है कि मैं लेख लिखता तो कम से कम हजारों लाखों लोग पढ़ते। क्योंकि सब लोग बाबा साहब की मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते, तो कुछ लोग यूट्यूब सुन के समझते हैं, कुछ लोग सिंपल 1000 वर्ड का लेख पढ़ के समझते हैं। तो वो काम हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए सब कुछ ठीक रहता तो मैं पढ़ता लिखता होता, दिल्ली में होता, आज की लिखता किताबें लिखता। तो हालात देश में ठीक नहीं है और अगर शायद अभी बाबा साहब भी होते तो जो बन पाए वो भी नहीं बन पाते। उससे खराब हालत अभी है, क्योंकि उस समय तो कम से कम लोग हुकूमत बात सुन लेती थी। अगर गांधी धरना में बैठते थे तो इतनी तो बात होती थी, अंग्रेजी हुकूमत हिल जाती थी, उससे बात करने आता था लोग। और आज तो जो खुदा बन बैठे हैं वही सुनवाई नहीं है, वही पे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। इसलिए आज परिस्थितियां बाबा साहब के समय से ज्यादा कठिन है। और बाबा साहब को कोई फेलोशिप भी नहीं अभी, क्योंकि भारत सरकार ने जो SC/ST का जो फेलोशिप बनाया है उसमें पहले से ही क्रीमिलियर लगा हुआ कि जिसका 6 लाख से कम होगा, 6 लाख से कम होगा, उसी को फेलोशिप मिलेगा विदेश जाने के लिए, इंग्लैंड अमेरिका जाने के लिए। तो 6 लाख से कम जिनके होंगे, वैसे बच्चे तो ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, वहां तक जाएंगे नहीं, और 6 लाख के जो ऊपर होंगे उनका दरवाजा बंद कर दिया गया है। तो एक हाथ से दिया जा रहा है और दूसरे हाथ से लिया जा रहा है। कहने के लिए सब लागू, कहने के लिए संविधान है, लेकिन संविधान के पन्ने, इसके अंदर के जो पन्ने धीरे 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 फाड़ दिए। और हालत यह है कि पतंगे भी सुन के हैरान हो गई, कि पतंगे भी सुनकर ये हैरान हो गई कि छते भी हिंदू और मुसलमान हो। ये अभी हमारे एक बड़े नेता को उन्होंने कहा कि पोहा बांग्लादेशी खाते हैं, पोहा बांग्लादेशी खाते हैं। तो भाई अब जब फूड की राजनीति शुरू हो जाए, जब खाने की राजनीति, चूड़ा बोलते हैं लोग, वो इंडियन खाते हैं, और पोहा बन गया तो बांग्लादेशी खाते हैं। पता नहीं क्या क्या खाने वाले लोग हैं, हम नहीं। तो साथियों, हर समय अभी सबसे गंभीर मुद्दा चल रहा है वो देश में, आप सब जानते हैं, वो है CAA, NPR और NRC। और ये मत समझिएगा कि आप उसके दायरे में नहीं है, किसी और के लिए आया है। अगर कबूतर रेत में अपनी आंखें छुपा ले और बिल्ली सोचे कि नहीं खाए, तो ये प्रॉब्लम बिल्ली का नहीं, कबूतर का है। तो ये CAA आज इसी में हम फोकस करेंगे और इसी संविधान को समझने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को कहा था, जब संविधान को देश को सौंप रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता है। इस संविधान लागू करने वाले लोगों की नियति पे निर्भर करता है कि वो संविधान अच्छा होगा या बुरा। कि अगर अच्छा आदमी हुआ तो खराब से खराब संविधान भी अच्छा साबित होगा। अगर बुरे आदमी के हाथ में अच्छा संविधान गया
तो संविधान खराब है। तो आप बाबा साहब का संविधान लेके घूमते रहिए कि बाबा साहब ने संविधान बनाया है। और ये वो चाहते भी हैं कि आप खाली किताब लेके घूमिए, कि गले में माला, विचारों पर ताला, खूब पूजा कीजिए बाबा साहब, उनको पढ़िए नहीं, ये चल रहा है। तो हालत जो है वो संविधान की धज्जियां, संविधान शपथ लेकर, देखिए थोड़ा संविधान की शपथ लेकर और संविधान की धज्जियां छुटाएंगे, चाहे वो 10% आरक्षण का मसला हो, चाहे CAA, NRC ये मसला हो, ये तमाम इसी सरकार में। और हमारे नेता कहते हैं कि हम खुले दिल से 10% आरक्षण का स्वागत करते हैं। कभी दलितों के ऊपर डंडे पर रहे, उनकी हकमारी हो रही है, उन्हीं का वोट ले रहे हैं, कभी सड़क पे तो उतर जाते हैं उनका अधिकार नहीं, तो नहीं आजकल ट्विटर में संघर्ष चल रहा है, ट्विटर पे। तो ये लगातार संविधान पे लगातार ये लोकशाही की त्रासदी। इसीलिए याद रखिए कि बाबा साहब ने जो संविधान ये बनाया, उसमें उन्होंने अल्लाह अकबर और श्री गणेशाय नमः से संविधान नहीं शुरू किया, उन्होंने संविधान शुरू किया हम भारत के लोग कि संप्रभु कौन है, सॉवरेन कौन है, आप हैं, हम भारत के लोग। और जब भी इस लोकशाही में कोई तानाशाह पैदा हो, इसी लोकशाही का इस्तेमाल करके कोई तानाशाह पैदा हो, तो हम भारत के लोग सड़क पर उतरना और संवैधानिक तरीके से संघर्ष करके उसको उखाड़ देंगे। कोई भी संविधान अपने से लागू नहीं होता है, परिवर्तन, बदलाव स्वतः नहीं होता है। अशोक साहब है, बड़े अधिकारी हैं, कानून लागू नहीं होता है, लागू करवाना पड़ता है। और उसमें ह्यूमन एजेंसी, मानव की भूमिका होती है। अपने आप में संविधान और कानून कुछ नहीं है, उसको लागू करने वाली एजेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो संविधान लागू करने वाली जो एजेंसीज है वो कौन है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। अब तीनों जगह आप सबके अनुभव होंगे। मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा हूँ, जजेस कैसे आर्ग्यू करते हैं और कैसे बहस करते हैं, मैं खुद लड़ा हूँ, इसलिए आर्टिकल कोर्ट के ऊपर ही लिखता हूँ। कहीं आप चले जाए आपको स्वतः ज्ञान नहीं मिलेगा। थाने में चले जाइए, सीओ के ऑफिस में चले जाइए, वीडियो के ऑफिस में चले जाइए, कुछ लोगों का काम तो आसानी से होता है और कुछ लोगों को कॉमा नुक्ते के हेर फेर में जुदा हो जाते हैं। तो संविधान आपको लागू करवाना है। और ये मत समझिएगा कि कोई बाबा साहब आएंगे और जवाहरलाल नेहरू आएंगे और गांधी आएंगे या ज्योतिबा फुले आएंगे और वो आपको अधिकार, हीरो वर्शिप में, वीर पूजा के भाव से बाहर निकलिए और आपको खुद अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, उसको भी आंदोलनकारी बनाना पड़ेगा, उसको एक पूरी ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, वो आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी है, उसको ट्रेनिंग होगी। अगर मेरा बेटा मैनेजमेंट करके मैनेजमेंट गुरु बनता है तो सोशल साइंटिस्ट कौन बनेगा, हिस्टोरियन कौन बनेगा? ये त्रासदी है 70 साल के इतिहास की, भारत में आजाद भारत के बाद कि हमने तो बहुत बड़े बड़े नेता पैदा किए, लेकिन आप मुझे पूरे भारत का आंकड़ा उठाकर देखो, एक इतिहासकार आपने पैदा नहीं, एक इतिहासकार, हिस्टोरियन नहीं है आपके पास। और बाबा साहब कहते थे कि जो अपना इतिहास नहीं जानता है वो कौन गुलाम होता है। तो हमने क्या किया, इस समस्या हमें भी करनी पड़ेगी। तो आपको अपने घर से ही बाबा साहब पैदा करना होगा, काशी राम पैदा करना होगा, लोहिया पैदा करना होगा, सब आपको अपने घर से ही पैदा करना पड़ेगा। और इस समय जो संघर्ष है वो संघर्ष में अगर आपकी भागीदारी नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपकी गुलाम पैदा होंगी, यह तय मान लेना। वो गाली देंगे हमें कि जब संविधान और हक हकूक अधिकारों की जब हत्या हो रही थी उस समय आप लोग क्या करते? तो मैं तो कोई नेता हूं, अपने मैं तो छोटी सी चिड़िया की तरह हूं जो जंगल में आग लगी थी और वो अपने चोट में पानी लेकर फुट आग बुझा रही थी। ये कम से कम इतिहास जब लिखा जाएगा तो मेरा नाम ये पता है कि भगोड़ों में नहीं लिखा जाएगा, मेरा नाम वैसे लोगों में लिखा जाएगा कि कम से कम हमने जितना मेरे बस में था लिख के, पढ़ के, बोल के कम से कम समाज को जागरूक करने की हमने कोशिश की। न आपसे हमने चंदा लिया, न वोट लिया, न चंदा लिया, न वोट लिया,
ना आपका खाना का। हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, अपने जेब से हजारों रुपए खर्च होते हैं, कोई सामान हमें चंदा नहीं देता है कि आप चलिए आप लिखिए पढ़िए। एक बाबा साहब हम बनाने के लिए फेलोशिप गायकवाड़ उस समय थे, इसलिए बाबा साहब चले गए। लेकिन हमारे समाज से स्कॉलर पैदा करने के लिए, नेता के लिए, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आप लाखों करोड़ों देते हो, लेकिन स्कॉलर बनाने के लिए कोई खर्च हम नहीं लगते। तो कम से कम इतिहास लिखा जाएगा, हम खबरों में नहीं होंगे, लड़ने वालों ने बाबा साहब के सिपाही के रूप में कम से कम मरने का भी सीखा। और ये काम एक रतनलाल की जरूरत नहीं है, एक बीपी अशोक की जरूरत नहीं। हमें एमएलए की अभी नहीं चाहिए। एमएलए में तो बहुत जाके देखिए ना, मुंह में दही जमा के पार्लियामेंट में बैठा रहता है, विधानसभा में जाकर देखिए। अकेले बाबा साहब लड़के इतना लड़के आपको इतना कुछ देखेंगे। अभी हजारों की संख्या में आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर सब के रहते उनके दिए हुए सारे हवा को लूट गए। वो तो ईमानदार है लूटने वाले, उनको पता है कि हम लूटेंगे, उससे हमें शिकायत नहीं। वो तो ईमानदार है, संविधान खत्म करेंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे, ये तो तय है। और आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे वो स्थिति पैदा हो रही है और लागू हो रहा है। जो बोलने वाले लोग हैं, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, उन पर कितने मुकदमे होते हैं या आप सोच नहीं सकते हैं। कम से कम दर्जनों मुकदमा मैं लड़ चुका हूँ। उस समय कोई समाज, अगर मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूँ, बंगले में रहता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँ, सिर्फ घर में बैठ के लिखी पढ़ूँ, तो मुझे कोई तंग नहीं करता। तंग इसलिए करता है क्योंकि हम आपकी आवाज को दिल्ली में और देश और तमाम सूबों में जाकर वो आवाज हम बुलंद करते हैं, आपकी आवाज उठाते हैं, लेकिन उस समय खड़े नहीं होते। आपको लगता है कि ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। अगर मैं किसी से चंदा मांगता, किसी से ट्रांसफर पोस्ट कहता है कि मुझे डीसी बना दो, तब आप कहते हैं कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हम कर सकते, लेकिन नहीं, मैंने किसी से कुछ मांगा ही नहीं। तो मुझे लगता है मैं अपने ऊपर बात इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे लोग आपको हर घर से पैदा करना होगा, कंफर्ट जोन से, इजी जोन से बाहर निकलिए। और बातें इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ ताली बजाएंगे, ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि रात में जब खाना खाकर सोने जाएंगे तो आपको चिंतन मनन करना है। बाबा साहब का नाम लेते हैं, पूछते हैं, और ये नहीं चाहते कि मेरे घर में बाबा साहब पैदा हो, क्योंकि बाबा साहब बड़ी कीमत है। वो कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है, प्रेम झेलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तो वो उसको सहने के लिए हम लोग तैयार नहीं। तो ये डर से बाहर निकलिए, डर से बाहर निकलिए। तो एक ऐड भी आता है, डर के आगे जीत है। अब मुसलमान लोग को इतना डराया 5.5-6 साल से, इतना डराया कि वो डर ही खत्म हो गया। सब पूरे भारत भर में शाही बाग बना हुआ है, पूरे भारत में शाही बाग बना हुआ है, सब लोग जो है हर जगह करना लगा है। तो मूल बात पर आता हूं कि लोग सीए 402 महीने और बीच में लगातार कि भाई हमारे हुक्मरानों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दलितों से बहुत मोहब्बत है, कि जो भारत में जो दलित हैं उससे मोहब्बत नहीं। तो हम लोग बचपन में गांव में देखते थे कि किसी हाथ में बच्चे की मिठाई हो और उसको छीना हो तो उसको दिखाते थे, ऊपर देखो कौवा आ रहा, ले जाता, ऊपर कौवा लेकर हाथ में से मिठाई छीन ले। तो हमें दिखा रहे हो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, और इधर रेल, जहाज, जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट सब बंद हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी बंद है, सारे कुछ बर्बाद कर रहे हो। तो हमें पाकिस्तान में दिखाओ साहब। तो राहत इंदौरी साहब ने कहा, बोला कि सरहद पे तनाव है क्या, सरहद पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। तो जब जब चुनाव आते हैं तब तक पता नहीं पाकिस्तान कहां से, पाकिस्तान की जरूरत आपको है। मैं कल गया हूं काफी मुस्लिम सभा में, 7 सभाएं बोला हूं 2 दिन 1.5 दिन के अंदर। मैंने पूछा उससे कि पाकिस्तान की जरूरत है, बोला नहीं। तो पोहा यहाँ बांग्लादेशी हो जाता है और साहब छुपके से जाकर बिरयानी खाते हैं, बिरयानी खाते हैं और गिफ्ट लेके भी जाते हैं। तो ये उन पे लागू नहीं होता है। तो ये बात समझना है कि भारत का जब विभाजन हुआ, त्रासदी, उसमें लाखों लोग दोनों तरफ से मारे और वहां से हिंदू धर्म तथाकथित के लोग आए भारत में। तो ये धर्म का आगमन नहीं होता, धर्म का माइग्रेशन नहीं होता है, ये जातियों का माइग्रेशन होता है, ये समझिए। तो उस समय
वहां से जो दलित आए, हजारों की संख्या में बाबा साहब को चिट्ठी लिखा। मैं पेज नंबर के साथ बता दूं, और उस चिट्ठी के आधार पर बाबा साहब ने 5 पन्ने का चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू को लिखा। और उस लबो ये था चिट्ठी का कि वहां से दलित ये लिख रहे हैं कि हमें सिर्फ मुसलमान ने हिंदू में मारते हैं, हिंदू मारा लोग जो रिफ्यूजी कैंप बने हुए हैं, रिफ्यूजी कैंप पे सवर्णों का कब्जा है और हमें रिफ्यूजी कैंप में नहीं रहने देंगे। और नियम ये था कि जो रिफ्यूजी कैंप में रहेगा उसी को खाना और कपड़ा मिलेगा। तो कानूनन और रिफ्यूजी कैंप में जब नहीं रह रहे थे तो उनको खाना और कपड़ा नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि जबरन हमारी जमीनें कब्जा की जा रही है, जबरन जमीनें कब्जा की जा रही है और कोई लूट हो रहा है। एक भी अधिकारी अनुसूचित जाति का वहां के पुलिस फोर्स में नहीं था उस समय, 301 भी अधिकारी नहीं था। और जो भी अधिकारी था उसको डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगाया गया था, उसको बाउंड्री सीमा पे लगाया गया। सीमा जैसे आजकल अगर हमारे साहब लोग ठीक ठाक काम करने लगे तो उनको लाइन हाजिर करा देते हैं, लाइन हाजिर कर देते हैं। तो ये सेंट्रल पोस्टिंग होता है, सेक्रेटरीट में बैठा होता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने पत्र का जवाब लिखा पर्सनल कि मैं वहां के अधिकारी मुख्यमंत्री को निर्देश देता हूं, मैं व्यक्तिगत रुचि लूंगा ये हालत। तो साहेब जिनको पाकिस्तान के दलितों से मोहब्बत है और बांग्लादेश के दलितों से, जरा पहले ये पता कर लो कि 47 में जो दलित आए थे उनकी देश में क्या हालत है, ये पता करो। तो जो 47 में दलित पाकिस्तान से आए उनको बसाया गया झुग्गियों में, करोलबाग, नगरपुरा, देवनगर, दिल्ली, उनको बसाया गया झुग्गियों में, दलित बस्ती बनाई गई। और जो साहब लोग आए तो साहब लोग को दिया गया ग्रेटर क्लास, गुजरेवाला, मॉडल टाउन, लाजपत नगर, खान बहुत महंगे इलाके में बसाया गया। तो हुजूर मैं तो इतिहास का छात्र हूं, सबका कल छोड़ के निकाल देते हैं। तो उसी आधार पे पहले ये बता दो कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो दलित मंगवाओगे तो उसको कहां पे रखोगे, पहले यही बता दो, करना नहीं। तो ये सब कुछ नहीं, ये सब छलावा है, ये कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है, समझ गए? तो CAA, NPR और NRC ये पूरा कंप्लीट पैकेज है, पैकेज समझे? तो बहुत लोग हमारे दलित भाइयों को कहा जा रहा है कान में, विस्पर कैंपेन कहा जा रहा है कि भाई ये मौलवी साहब चले जाएंगे यहाँ से, इसकी हवेली तुम्ही को मिलने वाली है। सुना है बहुत जगह हमने सुना, उनका जमीन तुम्हें तुम्हारे ही अंदर बटेगा। तो हमारे को गली के बाद दलित भाई खुश भी हो रहे ये मुसलमान लोग जाएंगे तो उनका घर जमीन हमें मिलने वाला है। अरे साथियों, कम से कम जो संविधान में लिखा हो तो मान लो, मौलवी साहब कब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसके पीछे क्यों पड़े? जो संविधान में जो अधिकार है वो तो मान लो सारे पब्लिक सेक्टर सारे बेच दिए, निजी क्षेत्र में तो रिप्रेजेंटेशन मान लो तो नहीं, उनकी निगाहें मुसलमान उसको बढ़ाया जा रहा है, उसको फुसलाया जा रहा है। मुस्लिम जाएगा ना जमीन तुमको मिलेगा। तो पहले बात समझ ली कि क्या ये सीधा और सीधा ठेठ शब्दों में मैं समझा रहा हूं। संजय गांधी ने 70s में नसबंदी कराई थी, त्राहिमाम हो गया था पूरे भारत में। मैं बच्चा था उस समय, स्कूल में पढ़ता था। ये बड़े साहब आए, अभी तो इन्होंने नोटबंदी कर दी, तो नोटबंदी पूरे भारत को लाइन में खड़ा कर दिया। पूरे भारत बैंक में लाइन में अपनी माँ का भी फोटो लगा के खिंचवा के लगवाया। और जब जब आंदोलन तेज होता है तो साहब नेटबंदी कर देते, इंटरनेट बंद कर देते हैं। कश्मीर में बंद है। कश्मीर के हमारे कोई दलित साथी हमारे संपर्क में है और बातें मुझे सारे पता है कश्मीर में क्या हो रहा है दलितों के साथ। कहा था ना 370 हटाने वक्त कि इससे दलितों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जरा जम्मू कश्मीर में पता कर लेना, उनका कोई काम नहीं हो रहा। भारत में जो हालत उनसे बदतर हालत आज की तारीख में तो कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर में है। अगर अच्छा हालत है तो आप नेट खोलो और जम्मू कश्मीर के दलितों को बुलवाओ और रिपोर्ट कार्ड पेश करो कि अगस्त में 370 हटने के बाद उनके जीवन में क्या क्या सुधार हुआ है। ये सब छलावा है, मतलब कुछ नहीं, बदतर हालत है जम्मू और कश्मीर में। और वहां कहते हैं कोई भी काम के लिए जाते हैं ऑफिसर के पास तो कहते हैं दिल्ली से होगा, आप करा लो, दिल्ली से जाओ,
वहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सारे काम अभी जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, आरक्षण की धज्जियां हो रही है, और जिनको नहीं मिला वो आरक्षण दिया और दलित को वहां कुछ नहीं। तो ये समझ कि जो कहा जा रहा है बार बार, जब बाबा साहब के सामने बहुत लोग और सर झुकाए तो समझ रहे हैं बाबा साहब खतरे में, जरा सावधान रहने की जरूरत है। तो नेटबंदी करते हैं, तो जम्मू कश्मीर के दलितों का भी भला नहीं हुआ, उनकी बुरी हालत। और जो सीए है और एनपीआर है, ये है वोटबंदी। क्या है? क्या है वोटबंदी का मतलब समझे? तो जब वोट का अधिकार छिन गया तो बचा क्या? बचा क्या? ये आरक्षण नहीं, बाबा साहब ने सबसे बड़ा अधिकार दिया था वोट देने का अधिकार, क्योंकि उनका मानना था कि अब राजा जो है लोकशाही में रानी के पेट से नहीं बैलेट बॉक्स निकलेगा, बैलेट बॉक्स निकलेगा। तभी ना हमारे वैसे वैसे लोग जो कि आम घरों से आए थे, बड़े बड़े मंत्री बने, नेता बने, अभिनेता बने, वो वोट की ताकत। तो जब वोट खत्म तो आपके सारे फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट खत्म, आरक्षण का झुंझुना बजाते रहना, आरक्षण खत्म है, सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म, पढ़ाई खत्म, यूनिवर्सिटीज खत्म, नौकरी खत्म, प्रॉपर्टी का अधिकार खत्म। कागज मेरे प्रोफेसर उनको बोले, और 23 साल पढ़ाने के बावजूद मेरे पास इतने पैसे नहीं हो कि मैं जमीन खरीद सकूं और मकान खरीद सकूं। तो मेरे पास ना जमीन है ना मकान है, मेरे पास वोटर आई कार्ड है, मेरे जेब में है, और वोटर आई कार्ड में मेरा डिपार्टमेंट गलत। मैंने ऑफिसर को लिख के भी दिया कि इसको ठीक करो, आज तक ठीक नहीं हुआ। तो हम जाएंगे जब बाबू के पास वहां पे, तो बोले भाई तो वैसे वोटर कार्ड चलेगा नहीं, वोटर कार्ड माने नहीं एनआरसी। तो कल होके बोलोगे मैं हिंदू कॉलेज का, भारत का एलिट कॉलेज, मैडम एलएसआर में पढ़ी है, जानती एलिट कॉलेज है, उनका कॉलेज में पढ़ाने के बाद कल बोलोगे कि हम भारत के नागरिक नहीं है। मैं कैसे, मेरे दादाजी तो मजदूर थे, मेरे मजदूर थे, हम कहां से साबित करेंगे? तो आपके सामने एक एलिट क्लास का आदमी जब साबित नहीं कर सकता है तो आप भूल ही जाओ, सीधा नहीं कर पाओगे। तो न संपत्ति रहेगी, न पढ़ने का अधिकार, न नौकरी का अधिकार। तो ये मत समझना कि ये हिंदू बनाम मुसलमान है, ये जनता बनाम सरकार, ये बात समझ। ये मत समझना कि मुसलमान लोग वहां पर धरना लगा रहे हैं तो वो मुसलमान लोग का कर रहे हैं, उतना ही आपकी हकमारी होनी है। आप उनका तो उनसे ज्यादा तो आपका छीना जाना, उनका तो कोई रिजर्वेशन नहीं, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं, आपको कोई एससी एक्ट भी, तो आपसे ज्यादा उनसे ज्यादा आपकी हकमारी होने वाली है। ध्यान रखना इस बात को। और आज नहीं तो 5 साल बाद मुझे बुलाना पड़ गई, और 5 साल बाद हम समीक्षा करेंगे कि 5 साल बाद क्या हुआ है। तो जितने साहब लोग बैठे हुए हैं यहाँ, चाहे नाम बोल रहे हैं, जितने 5-5 फ्लैट बनाए हुए हो ना, और करोड़ों रुपया जमा किए हुए हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास सबका रिकॉर्ड है, रहता है। हमारे बहुत सारे साथी, मेरे स्टूडेंट पुलिस विभाग में आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास सबका रिकॉर्ड रहता है कि किसने कितना माल कहां छुपाया हुआ है, कहां पर कितने फ्लैट है, सब। तो जब संविधान खत्म, नागरिकता नहीं साबित कर पाओगे तो धर्मशास्त्र का कानून लागू होगा कि शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, आपके करोड़ों और आपके सारे फ्लैट आपके चीजें। बात समझ में आई? तो जहां जहां से आए हैं वहां वहां जाइए, और मैं इस मन से आग्रह करूं कि बहुजन सशक्तिकरण संघ उत्तर प्रदेश के 75 जिला में धरना का आयोजन करे, इसके खिलाफ आयोजन किए। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में, बात समझ। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, तो बाबा साहब का संविधान खतरे में, समझ। तो इसीलिए हम लोग बगैर खाए, बगैर पिए, आसान का कल भी नहीं खाएंगे, बार में बात करें, बोल रहे हैं, दादा साहब से बात करें। तो 75 जिला में घर से आप लोग महिलाएं निकले, क्योंकि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। मेरे बच्चे आज तक मैंने उसको नहीं पढ़ाया, मेरी भाई पढ़ा।
तो घर से बाहर निकलिए, हिंदू मुसलमान नहीं है, मुसलमान की बात नहीं है, जनता की बात है। जो गरीब ब्राह्मण होगा, निर्धन ब्राह्मण होगा ना, वो भी साबित नहीं कर पाएगा। असम में हुआ 19 लाख में से 13 लाख लोग हिंदू थे। 13 लाख में मान लो कि 12 लाख SC/ST OBC होगा, तो 1 लाख सवर्ण भी है, तथाकथित सवर्ण। तो इसलिए ये हिंदू मुसलमान के डिस्कोर्स से बाहर निकलिए। ये जनता बनाम सरकार है, और ये सरकार बहुत ईमानदार है, वो चाहती है संविधान खत्म कर। इन्होंने तो संविधान की खुदियां जलाई थी, तिरंगा भी नहीं माना, बाबा साहब के खिलाफ आंदोलन किया। दिल्ली को दही की रखवाली नहीं, आपके लिए कोई बाबा साहब नहीं आने वाले। आप भी को तय करना, ये लड़ाई हक हकूक, हमारे वजूद की लड़ाई, हमारे अस्मिता की लड़ाई। इसलिए अगर इस समय अगर चुप रहे तो आपको इतिहास माफ नहीं करेगा, क्योंकि सब कुछ लुट रहा है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा निकाल लीजिए आप यहाँ के हैं, निकालिए आंकड़ा, देखिए क्या क्या हो रहा है। आपके एजुकेशन में फीस बढ़ गए, सब कुछ हो गए, स्कॉलरशिप अब 60% लाएगा तब मिलेगा, तमाम हो रहा है, यही हो रहा है। तो पूरे शहर में जब बमबारी होगी और आप जो है अपना घर बुलेट प्रूफ बना के भी रखोगे, तो बचोगे आप भी नहीं। किसी का 2 घंटा पहले होएगा, किसी का 2 घंटा बाद होगा। हेलो, तो थोड़ी देर और बैठे, चलिए कोई नहीं। और बेसिक मोटा मोटी बात यही है, और मुझे लगता है कि ये हम लोग कोई ये मनोरंजन चैनल नहीं चला रहे हैं, गंभीर बात कर रहे हैं, और इसको गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। और जहां जहां धरना लगा हुआ है, आप सब उसमें शिरकत करें, अपना प्रतिरोध दर्ज करें, और कम से कम जो भी संविधान विरोधी हरकतें हों उसमें बहुजन सशक्तिकरण संघ उस पर हस्तक्षेप करें। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।